हेलो फ्रेंड्स, 66वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 66वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का अभ्यास करेंगे। इससे पहले के 5 प्रैक्टिस सेट आप देखने के लिए वीडियो के कार्ड में आप देख सकते हैं। ऊपर दिए गए कार्ड के लिंक से आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपने कीमती सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स आती है सुबह 5 बजे, शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज, सोमवार को रात 9 बजे एसएससी सीजीएल की या सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट आती है। मंगलवार को 66वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, बुधवार को बिहार दरोगा मेंस या पीटी की प्रैक्टिस सेट, बृहस्पतिवार को रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट, शुक्रवार को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की प्रैक्टिस सेट, शनिवार को बिहार जी के प्रैक्टिस सेट। इसके तहत अब तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक एमसीक्यू टाइप और एक डिटेल्स कवरेज। ये उन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास होगी जो बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार से संबंधित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर आता है, जिसमें हम लोग एक सप्ताह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 से 60 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। निम्न से किस गवर्नर जनरल ने सदर अस्पतालों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया? तो इस प्रथा को किसने बंद कर दिया था? यह बंद कर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी कौन था? लॉर्ड डलहौजी था बंगाल का गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था यह 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसी के समय में 1798 में सहायक संधि प्रणाली आई। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। इसी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। सहायक संधि प्रणाली के तहत सबसे पहला राज्य अगर कोई था तो वो था 1798 में हैदराबाद को अपना लिया था। 1799 में मैसूर, तंजौर, अवध को 1801 में। तो इस प्रकार ये याद रखना है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बेलेजिली। अगला देखिए सवाल, भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार 1875 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत कर दिया था? तो किस गवर्नर जनरल ने सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किया था? यह किया था विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक की बात की जाए तो 1829 में इसने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। और यह इसकी बात की जाए तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। कैसे बना था? यह बना था 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। चार्टर एक्ट, आप इस चार्टर एक्ट के बारे में डिटेल्स भी जाके देख सकते हैं। इससे संबंधित भी वीडियो अपलोड की जा चुकी है, पॉलिटी सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। इसने 1835 में लॉर्ड मैकाले के अधीन विधि आयोग का भी गठन किया था। इसी के समय में हुआ था 1835 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकार से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 249 किसके अधिकार से संबंधित है? यह है राज्यसभा से। तो 249 क्या कहता है? 249 कहता है कि राज्यसभा के विषय के संबंध में राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद विधि बना सकती है। ये अधिकार 249 के तहत राज्यसभा को दी गई है कि अगर राज्यसभा यह अनुमोदित कर दे कि इस विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो संसद इस विषय पर कानून बना सकती है। तो ये शक्ति संबंधित है राज्यसभा से। 249। अगला प्रश्न, निम्न में से किन देश या देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था या प्रणाली है? तो किन देशों में है न्यायिक समीक्षा और प्रणाली व्यवस्था? भारत में है, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ए और बी सही जवाब है। भारत और अमेरिका में दोनों में है न्यायिक समीक्षा प्रणाली मौजूद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? देखते हैं। व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये तीनों सरकार के अंग हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग सरकार का अंग नहीं है। यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत होता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो किस संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों को। यहाँ नगरीय की बात की जाए तो नगरीय को दिया गया था 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, और पंचायतों को दिया गया था 73 के तहत, 73वां। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 74 संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो ये की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में यह किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था है? अनुच्छेद 127 के तहत। अनुच्छेद 127 के तहत, अनुच्छेद 127 क्या कहता है? अनुच्छेद 127 कहता है सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति न होने पर तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 127 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, निम्न से किस गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया? तो विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को पहली बार किसने लागू किया? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की जाए तो यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके समय में 1792 में रंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। इसने 1793 में कॉर्नवालिस कोड भी लाया जिसके तहत शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया। तो वही उसी के तहत विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को भी लागू किया गया था। 1793 में ही अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी। 1793 में ही नागरिक सेवा का जनक इसी को कहा जाता है, कॉर्नवालिस को ही, और पुलिस व्यवस्था भी इसी के समय में लागू हुई थी। इसकी एक और प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल की समाधि गाजीपुर में है? तो गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्न में से कौन करता है? तो भारत की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन कौन करते हैं? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोक लेखा समिति की बात की जाए तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है जिसमें लोकसभा से होते हैं 15 और राज्यसभा से होते हैं 7 सदस्य, टोटल 22 सदस्य होते हैं। दूसरा ये इसमें मंत्री परिषद के कोई भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं।
एक और इससे प्रश्न बनता है, इस पूछे जाते हैं प्रश्न कि किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इसका प्रश्न भी लोक लेखा समिति ही होता है, इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघ सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? रक्षा सम्मिलित है, विदेशी मामले सम्मिलित है, अंतर्राज्यीय व्यापार सम्मिलित है, कानून एवं विधि व्यवस्था। कानून एवं विधि व्यवस्था राज्य सूची से संबंधित विषय में शामिल है। यदि संघ सूची की बात की जाए या राज्य सूची की बात की जाए या संवर्ती सूची की बात की जाए तो यह 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में यह तीनों विषय शामिल है, जिसके अंतर्गत शक्तियों या सूचियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में लगभग 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची के तहत लगभग 52 विषय शामिल हैं। तो इस तरह सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कानून एवं व्यवस्था। अगला सवाल, राष्ट्रपति राज्यसभा, यहाँ लोकसभा होगा। लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति? राष्ट्रपति करते हैं 2 सदस्यों को। यह अधिकार इनको अनुच्छेद 331 के तहत प्राप्त होता है, जिसके तहत यह लोकसभा में 2 अखिल भारतीय समुदाय को मनोनीत करते हैं। यदि विधानसभा की बात की जाए, तो विधानसभा में भी 1 सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है, वो करते हैं हमारे राज्यपाल। वह किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 333। तो इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। यदि संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात की जाए कि अगर बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन यदि इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न कितने बने इससे? 2 प्रश्न बनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 118(4) के तहत। यदि पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 108 के तहत। आगे बढ़िए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यह दायित्व संभालेंगे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यह दायित्व संभालते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थायमिन के कमी के परिणाम से हो सकता है। तो थायमिन के कमी के परिणाम से कौन सा रोग होता है? यह होता है बेरी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन सी सही जवाब। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो यह है शिमला में। ऑप्शन बी शिमला। अगला प्रश्न, कंडरा तथा स्नायु। कंडरा तथा स्नायु क्या है? तो कंडरा तथा स्नायु क्या है? यह संयोजी ऊतक है। यह पैर में पाया जाता है, यह संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं? तो प्रतिरक्षी कौन होते हैं? एंटीबॉडी। एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन। तो एंटीबॉडी किस में नहीं पाए जाते हैं? एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाए जाते हैं।
तो इस तरह इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बी। यदि एंटीजन की बात की जाए, किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, तो एंटीजन ऑप्शन डी ओ में नहीं पाए जाते हैं। तो एंटीजन ओ में नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बी। इसलिए ए ओ को कहा जाता है सर्वदाता, मतलब ओ सभी को रक्त दे सकता है और ए बी सभी से रक्त प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने का प्राधिकार रखता है? तो भारत के राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने का प्राधिकार किसके द्वारा है? संसद के द्वारा। हाल ही में अभी आप एक देखे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश संसद के द्वारा बनाया गया है। तो यह शक्ति किसके पास है? ऑप्शन बी, भारत की संसद के पास। निम्न में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार लिया गया है? तो किस देश के सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार लिया गया है? यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध आधिकारिक भाषाओं से है। यह ज्ञात है कि कुल 22 भाषाएं अभी 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मान्यता प्राप्त भाषाओं से। ऑप्शन ए, मान्यता प्राप्त भाषाओं से। यदि ऑप्शन में और देख ले, अगर किसी की बात और ऑप्शन की बात की जाए, तो शपथ के प्रारूप ये है अनुसूची 3, दल बदल अनुसूची 10 और राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 के तहत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मान्यता प्राप्त भाषाओं से। निम्न रोग का परीक्षण एलिसा जांच द्वारा संभव है। तो एलिसा जांच द्वारा किस रोग का परीक्षण किया जाता है? यह किया जाता है एड्स का। ऑप्शन डी सही जवाब है। 109वां सवाल है, अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणु बनते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 2 अणु बनते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B12 को क्या कहते हैं? विटामिन B12 को साइनोकोबाल्बिन भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। इसी के साथ सेट नंबर 6 आज समाप्त करते हैं। अगला सेट नंबर 7 लेके फिर अगली क्लास में उपस्थित होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपने कीमती सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप बाकी बचे हुए वीडियो को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।